हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है और किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होता है, कैसे उत्पन्न होता है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये सब पढ़ा। आज हम आप लोगों के लिए सबसे पहले जो चार्ज था उस चार्ज के बारे में एक दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं, जिससे आप लोगों के लिए चार्ज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो न्यूमेरिकल है हमारा वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है। आप लोग इसके लिए ध्यान से देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ऊन से रगड़े जाने पर किसी पॉलीथिन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। ये हमें ज्ञात करना है। ए नंबर, स्थानांतरित ब्रैकेट में लिखा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में ब्रैकेट क्लोज इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर बी, क्या ऊन से पॉलीथिन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है वो ये है कि पॉलीथिन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से, यहाँ जो चार्ज है वो 3 × 10⁻⁷ कूलम क्या है, ऋणावेश है। और वो भी किस पर है, ये जो ऋणावेश है वो पॉलीथिन पर है, पॉलीथिन पर है। अब हमें जो यहाँ ज्ञात करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ की ओर जाएंगे। हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस बॉडी पर ऋणावेश होता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जिससे हम उसके लिए रगड़ेंगे। तो यहाँ जो ऋणावेश है वो पॉलीथिन पर है और पॉलीथिन को किससे रगड़ा गया है, ऊन से रगड़ा गया है। किससे रगड़ा गया है, ऊन से रगड़ा गया है। इसका मतलब जो पॉलीथिन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां से आएंगे, ऊन से पॉलीथिन पर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ऊन से पॉलीथिन पर, ऊन से पॉलीथिन पर। क्लियर हो गया। क्योंकि जो पॉलीथिन का टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब पॉलीथिन पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, ऊन से आ रहे हैं, क्योंकि इसे ऊन से रगड़ा जाता है। अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है। तो उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है Q = N, या N बराबर हो जाएगा Q/E। चलिए, Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू आप लोग जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 3/30/16 कर लीजिए, पॉइंट हटाए ऊपर एक 0 बढ़ा दिया और इनटू में 10⁻⁻19 सब ऊपर जाएंगे तो ये +19 हो जाएंगे। +19 में से 7 घटा दीजिए तो पावर बचेगी 12। अब इसके लिए डिवाइड कर दीजिए 30 को 16 से। इंटू 10⁻10। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 1.87 इंटू
10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इतने। ठीक है, सेकेंड हमें ये बताना है बी नंबर में, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। अब हमें ये बताना, देखिए जब ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो डेफिनेटली ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान भी जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना कोई ना कोई मास होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इससे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डेफिनेटली मास का स्थानांतरण होगा। तो बी नंबर में मास का स्थानांतरण होगा। बी नंबर में आपको लिखना है यहाँ द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। कितना होगा? ये m बराबर, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपको दे रखी है, यहां निकालिए। सॉरी, आप लोगों ने अभी 1.875 × 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका निकल के आएगा वो किलोग्राम में आएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 × 10⁻18 आएगा। 1.8 × 10⁻18 किलोग्राम। मतलब ऊन से पॉलीथीन की ओर इतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। यहां से थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलम्स लॉ। कूलम्स। अब हमें कूलॉम का नियम पढ़ना है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हम दो आवेशों के लिए एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। हमने यहां पर दो आवेश ले लिए। एक आवेश हमने Q1 मान लिया, दूसरा आवेश हमने Q2 मान लिया और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से हमने स्मॉल r दूरी पर रख दिया। यहां पर ये जो दोनों हमने आवेश लिए हैं वो दोनों आवेश प्लस आवेश लिए हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। जरूरी नहीं है दोनों आवेश माइनस हो सकते हैं, एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस हो सकता है। मतलब ये जो Q1 और Q2 चार्ज है इनका नेचर कैसा भी हो सकता है, इनकी प्रकृति कैसी भी हो सकती है। तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो कूलॉम ने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच शर्त यह है कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों स्थिर होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। तो कूलॉम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2। सेकेंड, जो दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है
वो दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज F प्रोपोर्शनल 1/r²। और इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन के लिए कंबाइंड कर दें, दोनों को मिला दें, तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब यहां पर हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, और जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। यहां हमने कांस्टेंट लगा दिया, बाकी आपका Q1 Q2/r² ऐसा ही रहा। अब कांस्टेंट A की वैल्यू क्या होती है ये हमें बतानी है। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये मान लिया कि जो दोनों आवेश हैं वो निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए SI में जो A की वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है। ये SI पद्धति में A की जो वैल्यू होती है निर्वात या वायु के लिए वो 1/4πε0 होती है। अगर दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तो SI प्रणाली में जो A की वैल्यू होती है वो इतनी होती है। यहां पर एक नई चीज आई, ε0। ये ε0 क्या है? एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन0। ये एप्सिलॉन0 या एप्सिलॉन नॉट, इस जीरो को नॉट भी कहते हैं। एप्सिलॉन0 या एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन0 को निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू A की उठाकर हम यहां पर रख देंगे, देन F बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इसके आगे इसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन। तो ये कूलम्स लॉ हो गया निर्वात या वायु के लिए। अब सेकेंड हम डिस्कस करते हैं कि दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में रखे हों, इन आवेशों के बीच में निर्वात या वायु ना होकर कोई माध्यम है। अगर कोई माध्यम भरा होता है इनके बीच में, तो जो A की वैल्यू होती है किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए जो A की वैल्यू होती है वो 1/4πε होती है। इस बार एप्सिलॉन0 नहीं, उसकी जगह एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, जिस मीडियम में वो दोनों चार्ज रखे हुए हैं। तब F बराबर कितना आ जाएगा? 1/4πε Q1 Q2/r²। ये दो आवेशों के बीच बल का सूत्र जब हो गया जब दोनों आवेश किसी मीडियम में रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों। हम एप्सिलॉन के लिए अगर जिस माध्यम में आवेश रखे हुए हैं उस माध्यम का पराविद्युतांक अगर कैपिटल K है, तब एप्सिलॉन के लिए हम एप्सिलॉन0 K भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन0 K लगा देंगे तो अतः जो आपका फोर्स निकल के आएगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इनटू में K लगेगा क्योंकि एप्सिलॉन की जगह पर मैंने एप्सिलॉन0 K लगा दिया है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। क्लियर हो गया?
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो के आया है, माध्यम का पराविद्युतांक आया है। कभी कभी एग्जाम में ये डिफाइन करने को भी आ जाता है कि पराविद्युतांक किसे कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पराविद्युतांक की। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो है पराविद्युतांक। पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, अभी आप लोगों ने लिखा कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन 0 के होता है। अगर यहां से हम के निकालेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहीं से हम डिफाइन कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको पता है कि जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की वैद्युशीलता है और जो एप्सिलॉन 0 है ये निर्वात की वैद्युशीलता है। तो यहां से पराविद्युतांक की डेफिनेशन बन जाएगी, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। देखिए, यहां जो पराविद्युतांक के का मान है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। कभी भी के का मान नेगेटिव नहीं होता है, मतलब जो के है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरी बात, के जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव। के का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। के की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो के इक्वल्स टू 1 होती है और वो वैल्यू निर्वात या वायु के लिए होती है। अगर आप इस निर्वात या वायु में रखे हुए हैं तो आपको के की जगह पर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है मेटल्स के लिए, धातुओं के लिए। धातुओं के लिए जो के का मान है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो जो के की वैल्यू है सबसे पहले वो के इक्वल्स टू 1 होता है निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए। तो कहीं पर भी निर्वात या वायु में अगर चार्ज रखे हुए तो आप बिना सोचे समझे के की जगह पर कितना लगा देंगे? 1। इसके बाद के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अनंत कब लगाएंगे? धातुओं के लिए। धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन 0 की विमा की। एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन निकालने को आती है। एप्सिलॉन 0 की विमा, देखिए एप्सिलॉन 0 की विमा से पहले आपको एप्सिलॉन 0 का यूनिट देखना पड़ेगा। देखिए, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 को हम इधर लेकर आते हैं और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप यूनिट बना देंगे, इसका मात्रक बना देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा? Q कूलाम है, Q2 भी कूलाम है, Q1 Q2 दोनों कूलाम है, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई कोई यूनिट नहीं होगा, कांस्टेंट है, और F बल है, फोर्स है, न्यूटन हो जाएगा, और R स्क्वायर दूरी है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यूनिट होगी एप्सिलॉन 0 की वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, इसी के अनुसार आप निकाल लीजिए। देखिए, कूलाम की विमा 80 होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए हम 80 का स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन फोर्स की यूनिट है और फोर्स की विमा mLT-2 होती है। 11th में आप लोगों ने विमाएं पढ़ी हैं। और मीटर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर है, तो इसकी जगह आप कर देंगे L स्क्वायर। अब हम इस सबको ऊपर ले चलते हैं। m ऊपर जाएगा, m की पावर -1, L की पावर 2 और एक 3 यहाँ है। जब ये 3 ऊपर जाएगी तो -3 पावर, t की पावर -2 यहाँ पर है और +2 ऊपर मिलेगी, ऊपर पहुंचेगी तो t की पावर 4।
और a ऊपर a की पावर 2 है तो a की पावर लगा दीजिए 2। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की जो अपनी फिक्स वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो कांस्टेंट आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यूज किया था उसकी भी अपनी फिक्स वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि इनका जो यूज है वो न्यूमेरिकल्स में होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये सब आप लोगों के लिए डिफाइन कर ही दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि दो आवेशों के बीच में जब वो निर्वात या वायु में रखे हुए थे तो उनके बीच में जो फोर्स था, जो बल था, वो F था। अगर हम उन दोनों आवेशों के लिए उठाकर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रख दें तो उनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पराविद्युत पदार्थ रखने पर बल पर प्रभाव। तो अब हमें पढ़ना है पराविद्युत पदार्थ भरने पर बल पर प्रभाव। देखिए पराविद्युत पदार्थ भरने पर बल, लेकिन निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो K की वैल्यू, जो आपका F फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इन दोनों माध्यमों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो फोर्स हो जाएगा पदार्थ भरने पर, या फिर आप परावैद्युत पहले लिख दो, परावैद्युत पदार्थ भरने पर। अब फोर्स क्या है, सफिक्स में m लगा देंगे, Fm का मतलब फोर्स इन मीडियम। मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये आपने अभी पढ़ा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देंगे। F अपॉन Fm बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन में Fm की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सॉरी K और आता है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 1/1 K, या फिर F अपॉन Fm बराबर हो गया K, या Fm बराबर हो जाएगा F अपॉन K। ये दोनों फोर्स में रिलेशन होता है। अब यहीं से हम डिस्कस करते हैं। K की वैल्यू आपको पता है, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। K का जो मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो K है, बट K इज ग्रेटर देन 1, अगर ये नीचे वाला नंबर 1 से बड़ा होगा देन डेफिनेटली जो फोर्स Fm की वैल्यू है वो F से कम हो जाएगी। तब Fm इज लेस देन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अर्थात हमें यहां से ये पता चला कि अगर हम दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो हमेशा पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना कम होगा कि हमने उनके बीच में जो पदार्थ है वो कैसा भरा हुआ है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। लेकिन इतना क्लियर हो गया कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पर हमेशा जो फोर्स होता है वो
कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखिए दोनों आवेशों के बीच में धातु का कोई टुकड़ा लगाते हैं, धातु का कोई टुकड़ा इंसर्ट करते हैं, इसमें धातु के टुकड़े का प्रवेश करते हैं। तो देख लीजिए, यदि आवेशों के बीच धातु रखी हो तब देखिए, अगर आवेशों के बीच धातु रखी होगी तो डेफिनेटली के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। अतः लगा दीजिए फार्मूले में, Fm बराबर हो जाएगा F अपॉन इन्फिनिटी, और किसी के लिए जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज Fm इक्वल्स टू आ गया जीरो। अर्थात अगर हम दो आवेशों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे धातु, अगर हम धातु रख दें तो जो उनके बीच लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, अर्थात आवेशों के बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, बाकी इसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं इससे रिलेटेड, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। और बहुत जल्दी हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं, कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूल। चलिए, कूलम्ब के नियम का, कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूल, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमें कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूल पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। देखिए, हमने दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, एक स्थिर बिंदु आवेश हमने Q1 ले लिया और एक स्थिर बिंदु आवेश हमने Q2 ले लिया, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r मान ली। क्लियर, दोनों जो चार्ज है वो हमने पॉजिटिव लिए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। अब डेफिनेटली दोनों चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो Q1 चार्ज Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। हमने Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो प्रतिकर्षण तो होगा ही, वो हमने मान लिया F12 वेक्टर, और Q1 में Q2 पर बल लगाएगा, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमने F21 वेक्टर मान लिया, और Q1 से Q2 की ओर जो यूनिट वेक्टर है, जो इकाई सदिश है, वो हमने मान लिया R। Q1 से Q2 की ओर जो यूनिट वेक्टर है वो R12 ले लिया, और Q2 से Q1 की ओर जो यूनिट वेक्टर है वो हमने R21, ये हमने मान लिया कि दो बिंदु आवेश हैं, बीच की दूरी R है, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 मान लिया। तो अब देखिए, तो Q2 से Q1 पर लगने वाला बल F12 हमने माना है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमें इस बल का वेक्टर फॉर्म बनाना है, और किसी भी राशि का जब हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहां पर इसका मतलब जब हम वेक्टर बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, जो आपका यूनिट वेक्टर है यहां पर वो R21 आएगा। R21 इसलिए आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 है। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देंगे 1। सेम ऐसे ही क्या काम करेंगे, Q1 द्वारा Q2 पर
लगने वाला बल, ये जो हो जाएगा वो F21 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर इस बार R। इक्वेशन नंबर 2, जो आपकी इक्वेशन 1 और 2 बनी है, यही कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।